नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज निफ्टी 11,600 के पार बंद होने में कामयाब हुआ, जो सितंबर महीने में क्लोजिंग का अब तक का सबसे ऊपरी स्तर है। निफ्टी बैंक एक वक्त लाल निशान में फिसला था, लेकिन फिर आखिरी घंटों में शानदार रिकवरी देखने को मिली और इंडेक्स 100 अंक की बढ़त लेकर क्लोज हुआ है। फार्मा, आईटी, ऑटो स्टॉक्स में अच्छी मजबूती आज के सेशन में देखने को मिली है, या फिर आज ये भी कह सकते हैं कि हर सेक्टर का एक दिग्गज आकर पार्टिसिपेट कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि ऑटो में हमने एमएनएम, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक्स की ओर से स्ट्रेंथ आते हुए देखी। इसके अलावा आईटी में इन्फोसिस लीड कर रहा था। फार्मा में डॉक्टर रेड्डीज का 4-4.5% के मूव से एक सपोर्ट आता हुआ देखा। बैंक स्टॉक्स में जो लोअर लेवल से रिकवरी बनी थी, उसमें एचडीएफसी बैंक टॉप कंट्रीब्यूटर रहा था। तो आज का सेशन ओवरऑल एक पॉजिटिव सेशन रहा। अब कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कल क्या ये अप मूव जो देखने को मिला है आज वो कंटिन्यू होगा और आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, उस सब पर हम फोकस करेंगे। आपके सवालों को भी शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले संस्थागत निवेशकों के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं। एफआईएस से लगातार बाइंग हो रही है कैश मार्केट में। आज भी उन्होंने 264 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने थोड़ा सा मुनाफा लिया है 212 करोड़ का। हमारे साथ सदानंद उत्तेकर बने हुए हैं ट्रेड बुल सिक्योरिटीज से। सदानंद नमस्कार, पहले तो अपना आउटलुक निफ्टी पर ही दीजिए। एक डिसाइसिव क्लोजिंग आज के सेशन में दी है 11,600 के ऊपर। अगर इन लेवल्स के ऊपर खुलता है, टिकता है बाजार कल, तो क्या खरीदना चाहिए निफ्टी? गुड इवनिंग दीपाली जी। डेफिनेटली एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेशन रहा था एंड जिस तरीके से 11,550 एक काफ़ी अहम लेवल था, उसके ऊपर मुझे लग रहा है जिस इंटेंसिटी से ये क्लोजिंग आई है, मुझे लग रहा है थोड़ी सी एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखनी चाहिए कि एक फॉलो थ्रू एक्शन कल के सत्र में देखा जा सकता है। बट जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा प्रेजेंट हुआ है, मुझे लग रहा है 11,500 ये काफ़ी अहम लेवल होगा कल के सत्र में। अगर ये पर्टिकुलर लेवल ब्रीच हो जाता है, जो ऑनगोइंग मोमेंटम है, मुझे लग रहा है वो डिस्टॉर्ट होना चाहिए। एंड ऊपर के लेवल्स अगर हम देखें तो 11,700 के आसपास जिस तरीके से बिल्टअप्स है, तो उसके ऊपर की गुंजाइश तो नहीं है। तो फिलहाल एक्सपेक्टेशन यही है कि कल के सत्र में ज़्यादा करके मूवमेंट 11,600 के आसपास ही होनी चाहिए। बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन यही होगी कि कल की एक्सपायरी कहीं जाकर 11,600 से 630 इसी पर्टिकुलर दायरे में होनी चाहिए। अगर हम निफ्टी बैंक का डेटा देखें तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनफैक्ट जिस तरीके से सेटअप्स है, 22,700 कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ये पर्टिकुलर लेवल निकल जाता है तो मुझे लग रहा है वहाँ पर एक रिन्यूड मोमेंटम आना चाहिए। एंड जिस तरीके से फ्लो चल रहा है, मुझे लग रहा है अराउंड 22,870-880 तक मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। तो दाव मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी पे लगाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक क्लियर बैरियर है। अगर वो बैरियर हट जाता है तो 150 से 200 पॉइंट की मूव इमीडिएटली देखी जा सकती है। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर, उसके साथ स्ट्रैटेजी आप बना सकते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी रहेगी। इसके अलावा कल एक नई लिस्टिंग भी होगी हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की, उस पर फोकस रहेगा। हालांकि जो सब्सक्रिप्शन फिगर्स हैं वो काफ़ी एनकरेजिंग रहे हैं। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जिन पर कल फोकस रहेगा। वीकली एक्सपायरी तो है ही, जिस पर हमने बातचीत की थी, और फेड की मीटिंग का क्या आउटकम निकल कर आता वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या एक्शन यहाँ पर लेते हैं, तो ये तमाम कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनका इम्पैक्ट हम कल के सत्र में देखेंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और अब सवालों को करते हैं शामिल। हमारे साथ पहले कॉलर वरुण कोठारी हैं उदयपुर से बातचीत करने के लिए। वरुण नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो दीपाली, हाय, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग, पूछिए सवाल। मैम, मेरे पास जीएम स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर हैं, 1500 क्वांटिटी है एंड 58 के प्राइस पे मैंने लिया है एंड आई कैन होल्ड इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म फॉर 3 to 4 years होराइजन। नुकसान हो रहा है पर काफी। सजदानंद 58 की इनकी बाइंग है और 33 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। तो जब ये लिस्टिंग हुई थी उसी के आसपास की इनकी बाइंग होगी, मैं ये एज्यूम कर रही हूँ प्राइस को देखते हुए। 24 रुपए का नुकसान इनको हो रहा है, क्या करना चाहिए अब? देखिए, हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है एंड इनकी आई थिंक रेडीनेस दिख रही है 4 साल होल्ड करने के लिए। बट अगर हम शॉर्ट टर्म का डेटा भी देखें या इंटरमीडिएट ट्रेंड भी देखें तो वो काफ़ी वीक रही है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर पॉकेट को चूज़ नहीं करना चाहिए, या फिर फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने की ही सलाह होगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ से थोड़ा सा उछाल मिल भी जाता है, अगर 40 के लेवल्स आ भी जाते हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट मोमेंटम, तो मेरी सलाह होगी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक से आप हट जाइए एंड कुछ दूसरे विकल्प जो सिमिलर स्पेस में है वहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए। मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी इतनी बड़ी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है जिस तरीके से लिस्टिंग के बाद इसमें मुनाफा वसूली हुई है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अवॉइड करने चाहिए फ्रेश लॉन्ग्स बनाने के लिए भी। ठीक है, फेसबुक के जरिए सागर का एक सवाल आया है एक्सिस बैंक पर।
449 के प्राइस पर इन्होंने 275 शेयर्स खरीदे हुए हैं। इनका जो व्यू है वो 3 to 4 मंथ्स का है। तो 3 से 4 मंथ के पर्सपेक्टिव से सजदानंद बताइए, एक्सिस बैंक क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए, फिलहाल तो मुझे लग रहा है काफ़ी निर्णायक सपोर्ट के आसपास ही है। तो जिस तरीके से 2 सत्र में वापस बैंकिंग इस पर्टिकुलर पैक में थोड़ी सी जान आई है, मुझे लग रहा है यहाँ पर 435 के स्टॉप लॉस के साथ उनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। एक निर्णायक लेवल होगा अराउंड 475 के आसपास का। अगर क्लोजिंग उसके ऊपर हो जाती है तो मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अपमूव अनलॉक होनी चाहिए। तो फिलहाल तो यहाँ पर होल्ड की ही सलाह होगी। 472 की आई थिंक इनकी बाइंग है, तो उसके ऊपर के मूव्स मुझे लग रहा है आ सकते हैं। तो उसी लिहाज से 435 के स्टॉप लॉस के साथ उनको पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। तो होल्ड कीजिए अपनी पोजीशन को 425 के स्टॉप लॉस के साथ। दीपेश जैन है हमारे साथ अब जयपुर से बातचीत करने के लिए। दीपेश नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने एक्सिस बैंक ले रखा है 473 पर, और ये मेरे को कब तक होल्ड रखना चाहिए वैसे समथिंग? एक्सिस बैंक की आप बात कर रहे हैं? मतलब मैंने 473 पे ले रखे हैं मैंने 49 शेयर्स। एक्सिस बैंक पर दीपेश अभी अभी राय दी है सजदानंद ने कि इस स्टॉक को डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए 425 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी अभी सागर को ये राय दी है, तो आपके लिए भी यही सजेशन होगा कि रखिए इस स्टॉक को, बने रहिए अपने इस पोजीशन में, थोड़ा पेशेंस रखिए। इसके अलावा कोई और स्टॉक है आपके पास पोर्टफोलियो में? मेरे पास एक तो यस बैंक है, 800 शेयर है मेरे पास, 16 रुपए 12 रुपए 16.12 के हिसाब से। तो इस पे क्या? ठीक है, तो यस बैंक पर राय आपको दिलवा देते हैं। ठीक है सजदानंद, 16 रुपए के आसपास की इनकी खरीदारी है यस बैंक में, क्या सजेशन होगा इनके लिए? देखिए, यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट है ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना, बट जिस तरीके से पिछले महीनों से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बेस्ट केस है कि आप शॉर्ट टर्म का ही नज़रिया रखें। अगर उछाल मिल भी जाता है तो अराउंड 16-17 के आसपास एक बैरियर है, मुझे लग रहा है वहाँ पर अपनी पोजीशन उनको रिड्यूस करनी चाहिए। कहीं पर भी ऐसे बड़े संकेत नहीं है रिवर्सल के, तो मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ही स्टॉक थोड़े और समय तक रह सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट ही प्रेफर करनी चाहिए। अगर बाउंस बैक मिल जाता है तो रणनीति वही रखें। ठीक है, फेसबुक के जरिए राहुल कदम ने एक सवाल भेजा है, सीडीएसएल पर ये राय लेना चाहते हैं। इन्होंने ये डिटेल्स तो शेयर नहीं किए सजदानंद कि इनकी पोजीशन किस लेवल पर है, बट ये जानना चाहते हैं कि इसमें टारगेट्स क्या देख रहे हैं आप, बताइए। देखिए, एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना था लगभग अगस्त के सत्र में, यहाँ पर एक ब्रेकआउट नजर आया था। तो उसके अगर हम टारगेट्स भी देखें तो लगभग अराउंड 560 के आसपास के है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल एक स्विंग बना है 510 के आसपास एक हाई ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है, तो फिलहाल तो उसी पर्टिकुलर टारगेट के लिए उनको पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकी ये पर्टिकुलर पोजीशन शॉर्ट टर्म के लिहाज से होगी, तो स्टॉप लॉस होना चाहिए उनका अराउंड 450 का ऑन क्लोजिंग बेसिस, एंड डेफिनेटली एक रिव्यू जोन होगा अराउंड 560 के आसपास। ठीक है, सौरभ है हमारे साथ फोन लाइन पर मोगा पंजाब से। सौरभ जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम मैम मेरे को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है 5000 शेयर 207 की बाइंग है, और हफ्ते या 15 दिन के तक की मतलब वो रखना चाहता हूँ मैं। टू व्यू, ठीक है, तो 207 की आपकी खरीदारी है और एक हफ्ते का आपका प्रोबेबली होल्डिंग टाइम है जो आपने डिसाइड किया है। 198 पर ट्रेड हो रहा है, तो इनको 8-9 रुपए का नुकसान हो रहा है क्योंकि इनकी 205 की नहीं 207 की बाइंग है। बताइए क्या करेंगे एसबीआई में? दीपाली जी, यहाँ पर क्लियरली हमने बार बार यही बात की है कि 200-205 के आसपास एक डिस्ट्रीब्यूशन जोन है स्टॉक के लिए, एंड जो मेजर सपोर्ट है वो अराउंड 180 का है। तो मुझे लग रहा है अगर मार्केट में मोमेंटम बनता भी है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये जो हेडरूम है वो एक रेजिस्टेंस के तौर से ही देखा जाएगा। एंड जिस तरीके से अभी इनकी पोजीशन है, मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको एग्जिट ही करनी चाहिए पोजीशन। मुझे लग रहा है एक ब्रॉड व्यू रखना चाहिए 200 से 180 इसी पर्टिकुलर रेंज में काफ़ी समय स्पेंड कर सकता है एसबीआई जिस तरीके से पैटर्न्स है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको मुनाफे के वजह एग्जिट की रणनीति ढूंढनी चाहिए। अगर एक बाउंस बैक आ जाता है, अगर 200 के लेवल दिख भी जाते हैं, तो मुझे लग रहा है वहाँ पर उनको अपना लॉस बुक कर लेना चाहिए, उन पोजीशन से हटना चाहिए। ठीक है,
हमारे साथ इनफैक्ट अब फेसबुक के जरिए महेश श्रीवास्तव ने एक सवाल भेजा है। ग्रेफाइट इंडिया पर 1200 शेयर्स हैं, 665 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। जानना चाहते हैं कि इसको एवरेज कर ले, बेच दे या फिर एग्जिस्टिंग पोजीशन को ही होल्ड रखें। तो ग्रेफाइट इंडिया पर क्या व्यू होगा? 186 पर ट्रेड हो रहा है, 665 की खरीदारी है। देखिए, एक अच्छा संकेत ये आया है कि अराउंड 160 155 के आसपास स्टॉक ने एक अच्छा बेस बनाया है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से फिलहाल पोजीशन है, मुझे लग रहा है एक छोटी सी उम्मीद है यहाँ पर कि अगर ब्रेकआउट हो जाता है 220 के ऊपर तो एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है काउंटर में। तो छोटे अवधि के लिहाज से मुझे लग रहा है इनको थोड़ी सी एवरेजिंग करने की मैं सलाह दूंगा। 155 का लगाना चाहिए उनको स्टॉप लॉस। एंड अगर ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हो जाता है तो मुझे लग रहा है ऊपर जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है स्टॉक में वो लगभग अराउंड 300 325 के जोन के आसपास का ही है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा उनको रिस्क लेना चाहिए। एवरेज करने के लिए एक अच्छा स्टेबल जोन मिल गया है। तो 155 के स्टॉप लॉस के साथ एवरेज करने की सलाह होगी। 325 होगा रिव्यू जोन। ठीक है। ट्विटर के जरिए रॉकी ने एक सवाल भेजा है HDFC लाइफ पर। 578 के प्राइस पर 50 शेयर्स हैं, 5 साल का व्यू है और ऐड भी कर सकते हैं। बताइए क्या व्यू है? देखिए, डेफिनेटली उनको ऐड करनी चाहिए अपनी पोजीशन। मुझे लग रहा है पिछले 5 महीनों का डेटा देखे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। एक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस इसने मेंटेन किया हुआ है। तो जब तक स्टॉक 540 के ऊपर है मुझे लग रहा है ये बुलिश स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। पिछले महीने से थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन जरूर हो रहा है बट एक हेल्दी साइन है एक सेक्युलर अप ट्रेंड के। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर उनको खरीदारी करनी चाहिए। एक SIP मोड में भी ये इस पर्टिकुलर स्टॉक अक्यूमुलेट कर सकते हैं। इमीडिएट बेसिस पे अगर उनको स्टॉप लॉस लगाना है ट्रेडिंग के लिहाज से 540 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। बट एक्सपेक्टेशन होगी कि जिस तरीके से ये स्ट्रक्चर है लगभग अराउंड 590 600 जैसे ही ब्रेक हो जाता है इमीडिएट मूवमेंट हो सकती है 640 तक। बट 640 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 880 890 तक हेडरूम ओपन है अगले कुछ सालों के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली उनको अक्यूमुलेट करना चाहिए 540 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। अगले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर भार्गव हैं बातचीत करने के लिए सूरत से। भार्गव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम, मैंने फाइन ऑर्गेनिक्स तकरीबन 15 दिन पहले लिए हैं 2486 में। और अभी मुझे खाली मेरा क्वेश्चन ये है कि सेल करना है कि होल्ड करना है? 2 दिन से डाउन जा रहा है इसके लिए। ठीक है। फाइन ऑर्गेनिक्स 2484 की इनकी खरीदारी है, 550 रुपए का मुनाफा इनको अब भी हो रहा है। सदानंद, क्या करना चाहिए? ले लें प्रॉफिट्स या फिर होल्ड रखें स्टॉक को? देखिए, ये स्टॉक एक सेक्युलर अपमूव में रहा है एंड ओवरऑल अगर ये सेक्टर या इंडस्ट्री भी देखे तो काफ़ी हेल्दी रही है। तो मुझे लग रहा है मुनाफा बांधने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म डिप्लॉय करना चाहिए। ट्रेंड के लिहाज से मोमेंटम के लिहाज से 2630 काफ़ी निर्णायक लेवल होगा। अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो मुझे लग रहा है कहीं जाकर थोड़े से डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस आएंगे। इतने बड़े अपमूव के बाद भी यहाँ पर वीकली चार्ट पे कहीं पर भी डिस्टॉर्शन के सिग्नल्स नहीं है, एक डाइवर्जेंस नहीं है। तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेंड एक्सटेंड होनी चाहिए। थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन या कंसोलिडेशन हो सकता है ट्रेंड में बट ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये होगी कि अराउंड यहाँ से भी अराउंड 1200 पॉइंट्स की रैली देखी जा सकती है। तो बने रहना चाहिए। अगर थोड़ा सा डिक्लाइन आ जाता है वो एक हेल्दी करेक्शन होगा जहां पर स्टॉक और अक्यूमुलेट करना चाहिए 2630 के स्टॉप लॉस के साथ। 2630 के स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। प्रॉफिट्स और हो सकते हैं अगर समय देंगे। राहुल ने एक सवाल भेजा है फेसबुक पर। एल्केम लैबोरेटरीज 2915 की इनकी खरीदारी है, 3 मंथ्स का इनका व्यू है और ये स्टॉक भी काफी चला है। इन्होंने ऊपर के लेवल्स पर खरीदार और इनफैक्ट कल ICICI की एक रिपोर्ट भी आई थी, उनके कन्वेक्शन बाय लिस्ट में ये शामिल भी है। लेकिन 3 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन होगा आपका एल्केम लैब्स में? देखिए, 3 महीने का अगर टाइम फ्रेम है तो क्लियरली यहाँ पर जो एक बेस बना है अराउंड 2660 के आसपास वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। लगातार वहीं पर स्टॉक ने पिछले 2 महीने में सपोर्ट लिया है। इनफैक्ट अगर थोड़ा सा डिटेल में देखें तो यही लेवल है जहां से स्टॉक में मोमेंटम भी मिला था। तो एक फ्लैग ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ था सिमिलर लेवल्स के आसपास। तो 2660 के स्टॉप लॉस के साथ मुझे लग रहा है इनको अपनी पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए। एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जो अनफिनिश मूव है अराउंड 3450 तक की, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर मूव एक बार अचीव होनी चाहिए। तो बने रहना चाहिए। थोड़ा सा अगर स्टॉक कंसोलिडेट भी होता है तो हेल्दी साइंस है। 2630 का लगाना चाहिए उनको स्टॉप लॉस एंड रिव्यू जोन होगा 3240 के आसपास का।
ठीक है, अमित कुमार ने एक सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। इंडिया मार्ट पर इनका सवाल है, 4669 के लेवल्स पर 23 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, जानना चाहते हैं कि अब क्या स्ट्रैटेजी है रखें। ये स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है और इन्होंने इतने ऊपर खरीदा, उसके बावजूद भी ये प्रॉफिट्स में है। अब क्या व्यू है सजदानंद? देखिए, फिलहाल जो इसमें रैली चल रही है, मुझे लग रहा है यहाँ पर सेफ यही होगा कि उनके स्टॉप लॉसेस वो ट्रेल करे। बट यहाँ पर डेली चार्ट पे देखिए तो वहाँ पर एक क्लियर कट डाइवर्जेंस है, जहाँ पर प्राइसेस ऊपर जा रही है बट RSI जो इसकी स्ट्रेंथ डिनोट करता है वो नीचे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पर कॉशियस रहना चाहिए। मेरी सलाह यही होगी कि अराउंड 50% उनको मुनाफा बांध देना चाहिए एंड रेस्ट मुझे लग रहा है अराउंड 47-10 के स्टॉप लॉस के साथ उनको ये पर्टिकुलर पोजीशन ट्रेलिंग रखनी चाहिए। फिलहाल बड़े संकेत नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन के, बट जिस तरीके से स्ट्रेंथ गिर रही है तो थोड़ा सा कॉशियस रहने में कोई हर्ज नहीं है। तो थोड़ा सा मुनाफा बांध दीजिए एंड बैलेंस आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैकेनिज्म से होल्ड कीजिए। पार्शियल प्रॉफिट्स ले सकते हैं, बाकी पोजीशन को होल्ड कीजिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल। आप देखते रहिए कल का बाजार। आप देख रहे हैं कल का बाजार और एक सवाल ट्विटर के जरिए राजन ने भेजा है। हैथवे केबल्स पर इनकी क्वेरी है, 5420 के प्राइस पर इन्होंने 2000 क्वांटिटी ली हुई है, जानना चाहते हैं अब क्या करें, बताइए सजदानंद। हैथवे केबल्स 5420 की बाइंग है, 3360 पर बंद हुआ है आज। देखिए, वॉल्यूम्स काफ़ी थिन है इस पर्टिकुलर काउंटर में, बट एक अच्छी बात यही है कि अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट करा एक रनअप के बाद। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर बने रहना चाहिए उन्हें। अराउंड 2850 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, अगर वो ब्रीच हो जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बट फिलहाल जिस तरीके से लो वॉल्यूम्स पे ये कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर बने रहने में ही समझदारी होगी। एंड ऊपर मुझे लग रहा है अराउंड 42-45 ये पर्टिकुलर जोन एक रिव्यू जोन होगा। ठीक है, एक सवाल हमें फेसबुक के जरिए मिला है और ये सवाल आया है वेदांता पर, तो इस पर एक आउटलुक ले लेते हैं। वेदांता हालांकि कल भी एक अच्छे एक्शन में रहा था और आज ही मजबूती इसने दिखाई है। सिमरनजीत सिंह ने माफ कीजिए सवाल भेजा है, 130 के भाव पर शेयर्स इनके पास 134.30 पर बंद हुआ है, क्या करना चाहिए? देखिए, क्लियरली यहाँ पर एक आउट परफॉर्मिंग कैंडिडेट है, मुझे लग रहा है इसमें बने रहना चाहिए। जिस तरीके से डेटा प्रेजेंट हो रहा है अराउंड 130 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, शॉर्ट टर्म में भी मुझे लग रहा है ये पोजीशन अगर इनकी है तो होल्ड करनी चाहिए। 137 से 142 आई थिंक ये पर्टिकुलर रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए, स्ट्रक्चर के लिहाज से। तो फिलहाल कहीं पर भी वीकनेस नहीं है, बैन पीरियड में चल रहा है FNO में भी। तो जिस तरीके से फिलहाल पोजीशंस है यहाँ पर क्लियरली लॉन्ग बायस मेंटेन रखना चाहिए 130 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 130 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी इस पोजीशन को कीजिए होल्ड। चलिए, इतने सवाल अब करेंगे शो में शामिल, लेकिन जाते जाते बात करेंगे CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मुहिम की, जिसका नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। मकसद हमारी इस मुहिम का यही है कि हम निवेश के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दें। आज हम KYC से जुड़ी एक बेहद अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। KYC के कॉलम को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। KYC भरते वक्त खाली विकल्प को क्रॉस कर दे। KYC में खाली कॉलम छोड़ना ब्लैंक चेक इशू करने जैसा होता है, इसीलिए इस गलती को कभी ना करें और इस बात का खास ख्याल रखें, यानी कोई भी जो भी खाली विकल्प बचा हो उसको क्रॉस कर दे, उसको क्रॉस करना ना भूलें। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए, अपने निवेश को सुरक्षित रखिए। आप कुछ कमेंट ऐड करेंगे इस पर सजदानंद? दीपाली जी, जो आप मुहिम छेड़ रही है एंड जिस तरीके से यहाँ पर एक काफ़ी वोकल है कि अगर हम कोई भी सेक्शन खाली छोड़ते हैं तो एक ब्लैंक चेक की तरीके से देखना ही चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर डेफिनेटली जितनी आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं उतनी भरनी चाहिए एंड जो आप स्ट्राइक आउट करनी है वो स्ट्राइक आउट करनी चाहिए। खाली जगह बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है KYC के नज़रिए से। बिल्कुल, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए। ये बहुत इसीलिए हम इस मुहिम के जरिए छोटी छोटी बातें अपने व्यूअर्स के सामने रेस करते हैं। चलिए, शुक्रिया सजदानंद शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही। नई खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार। वीडियोस को देखने के लिए आप जरूर से सब्सक्राइब कर ले हमारे YouTube चैनल को। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।